डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर विजय सागर जी। ब्रिगेडियर साहब, G20 कश्मीर के अंदर बहुत बढ़िया इवेंट रहा, सक्सेसफुल रहा, पूरे कश्मीरी खुश हो गए। बाहर से आए हुए जितने भी डेलीगेट्स थे बहुत खुशी से झूमे, वहाँ पे बड़ा नज़ारा लिया उन्होंने वहाँ पे, और पाकिस्तान कोमा में चला गया। क्या रीज़न है? क्या वो कश्मीरियों की खुशी नहीं देख सकता? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, कश्मीर उसके लिए एक गले की हड्डी है, ना वो निगली जाती है ना फेंकी जाती है। तो अभी जब ये इवेंट यहाँ हो रहा था तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाया। 82 एम्बेसीज जो उनकी वर्ल्ड ओवर थी, उनको बोला कि इंडिया के इस एक्ट को कंडेम करिए। चाइना जो उनका आका है, जिसकी वो वेसल स्टेट हैं, उनको भी बोला। चाइना ने भी कोई ओपनली कोई ओवर्टली कंडेम नहीं किया। तो उसके बावजूद इंडिया का जो सक्सेसफुल इवेंट डे बाय डे होता चला गया, तो उसके लिए उनकी जो घबराहट थी, उनके जो फॉरेन ऑफिस में और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनके भी बड़े वाहियात किस्म के स्टेटमेंट्स आई जिनका कोई मतलब नहीं था। और ये साफ दिख रहा था कि दुनिया ने उनके जो उनका स्टेटमेंट है, उनका स्टैंस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रखी है। अब वो आज कल डंका बजा रहे हैं कि देखिए 5 कंट्रीज़ को जिन्होंने आपने बुलाया वो नहीं आए, चाइना, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, इंडोनेशिया। बट मैं आपको ये बता दूं, इसमें से पाकिस्तान और चाइना को छोड़ के जो 3 कंट्रीज़ हैं, वो इसलिए नहीं आई कि उन्होंने बाइकआउट किया। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनकी कोई डोमेस्टिक कंपल्शंस थी। और इवन चाइना फॉर दैट मैटर, चाइना ने कहाँ बयान दिया है कि ये अनऑथराइज इवेंट है, इंडिया को नहीं करना चाहिए? ऐसा कोई खुल के चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई बयान आया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाइना जस्ट एब्सटेन्ड। तो फिर उसमें पाकिस्तान को ये झटका तो लगना लाजमी था। और दूसरा, आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान के जो इंटरनल हालात क्या हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक डबल वैमी है पाकिस्तान के लिए कि भैया इंडिया ने कर दिया, सक्सेसफुल इवेंट किया। और जो पिछले 75 ईयर से हम लोगों को बता रहे थे कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम है, लोगों का हनन हो रहा है, मारे जा रहे हैं, जब उन्होंने फॉरेन वहाँ पे 42 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स थे, शायद 62 या 82 कुछ ऐसे फिगर है जो टोटल नंबर ऑफ डेलीगेट्स जो बाहर से आए थे, उन्होंने देखा भाई पूरा नज़ारा सही है, यह सिक्योरिटी होती है, बट एट द सेम टाइम हालात नॉर्मल हैं। सिविलियंस जो हैं वो नॉर्मल घूम रहे हैं, वो भी सिविलियंस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, शिकारों में घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, बागों में घूम रहे हैं, वहाँ पे नॉर्मल सिविलियंस भी हैं, ये भी हैं। ऐसा कोई नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एरिया कॉर्डन कर रखा है, वहाँ सिविलियन को जाना अलाउड नहीं है। तो इस किस्म की सिचुएशन देख के ऑब्वियसली पाकिस्तान कोमा में, क्या मेरे ख्याल में अगर उनमें थोड़ी बहुत अकल होगी तो शायद इससे हटना शुरू करेंगे धीरे धीरे। जब वहाँ जो डेलीगेट्स गए थे उनसे भी कुछ बात हुई तो उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी की जो बात आपने कही ना, सिक्योरिटी बड़ी नॉर्मल और हाईटेक सिक्योरिटी थी, किसी को प्रॉब्लम ही नहीं हो रही थी, ना सिविलियंस को, ना जो गेस्ट आए हुए थे, ना वो डेलीगेट, ना यहाँ से जो बाकी जो गए हुए थे, इंडिया में से जो गए थे, प्रेस थी, दूसरे थे, सब थे, किसी किस्म की सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है। जब वहाँ उन्होंने कश्मीर का चप्पा चप्पा घूमा, डल लेक में जाकर उन्होंने शिकारा राइड किया, गोल्फ खेले, बाकी मार्केट सारी घूमी। लेकिन 5 दिन से इनका फॉरेन मिनिस्टर पीओजे के बैठ के पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा कर रहा था और ये इन्होंने कोशिश की है, वहाँ अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे खालिस्तानी की मूवमेंट है, वहाँ पे ये है। आज जब पूरा विश्व इसको देख के गया है तो पाकिस्तान के मुंह में एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है। देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है ना, आपको सिक्योरिटी के डायनामिक्स समझने चाहिए। जो सिक्योरिटी मान लो दिल्ली में होती है किसी फॉरेन डेलीगेशन के आने से, उससे भी कम सिक्योरिटी बिल्कुल कोवर्टली होगा। बिकॉज देखिए, थ्रेट तो है, पाकिस्तान ने थ्रेट दी है, टेररिस्ट ग्रुप्स ने थ्रेट दी है, उसके लिए उसको केटर तो करना है। तो ऐसी सिक्योरिटी लगानी है जिसमें लोगों को तकलीफ ना हो, मूवमेंट पे कोई कर्व ना लगे। जबकि अगर दिल्ली में होगा तो अगर आपको याद हो, रास्ते रोक दिए जाते हैं। बिल्कुल। श्रीनगर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी दूसरा पॉइंट जो आपने बोला, बिलावल भुट्टो पीओजे में गया और वहाँ उसने कंपैरिजन शुरू किए। और यहाँ मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। मैं एक पाकिस्तानी चैनल देख रहा था, पाकिस्तानी चैनल वाले ने बड़े ज़ोर शोर से आके बोला कि देखिए जी, पीओके में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमारा गांव है, वहाँ ट्रेन है, वहाँ रोड है, वहाँ पे लोग खुशहाल हैं, जबकि उस तरफ भूखे मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, सड़कें नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं। तो राइटली सो उनके एंकर ने बोला कि सर ये आप उल्टा बोल गए हैं,
जो आपने इंडिया वाली साइड के भी लाइन ऑफ कंट्रोल को बोल रहा था, वो आपने पाकिस्तान को बोल दिया और वो उधर बोल दिया। देखिए बिलावल भुट्टो खुद फॉरेन मिनिस्टर गया है और वहाँ क्या नारे लग रहे हैं, बिलावल भुट्टो गो बैक, हमें मिलाओ जम्मू कश्मीर के साथ, आप दोनों को यूनाइट कराओ, यहाँ पे जो बेदर्दी है उसके पीछे वर्दी है। ऐसे 5-6 नारे हैं जो मुझे याद नहीं आ रहे, ये सब POJK में लगाए जा रहे हैं ओपनली। और एक और एंकर उस दिन वो शायद मेरे साथ ही उलझ गए, वो बोलते हैं जी हमारे यहाँ आज़ादी है, पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है POJK में, आपके यहाँ कुछ नहीं है। हमने बोला भाई साहब आपको भूल गया कि आपकी जो 13th अमेंडमेंट है उसके हिसाब से टोटल 8 मेंबर्स हैं, जिसमें 6 पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को मिला के उधर के हैं। आपको तो वैसे ही से नहीं है, आप सिर्फ एक टैक्स कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन रह गए हैं POJK के अंदर, जो कि जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में नहीं है। आप तंगदार में जाइए, तंगदार में एक पोस्ट है ब्लैक रॉक, यानी कि बिल्कुल वहाँ पैदल चल के जाना पड़ता है, शेलिंग होती है। मैं वहाँ खड़ा था, एक छोटी सी झुग्गी थी, यानी कि एक गाँव में जो किराने की दुकान होती है। मैंने कहा जरा क्या है आपके पास, भूख लगी है, क्या खिला सकते हैं, कुछ था नहीं हमारे पास। उसने क्रैक जैक के बिस्किट्स निकाल के दिए। मैंने कहा यार ये जो दिल्ली में मिलती है चीज़, वो अगर तंगधार से भी आगे ब्लैक रॉक पे, नीलम वैली, एक बिल्कुल ऐसे इलाके में जो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड कटा हुआ, वहाँ मिल सकती है, तो फिर आप किस प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में? हमारे यहाँ तो सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। उनका जिस तरह से आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया में यही बात हो रही थी कि पाकिस्तान को क्या तकलीफ है अगर कश्मीर के अंदर कुछ हो रहा है। आप कहो ना, उन्होंने कश्मीर दिखाया है, कश्मीर को अच्छी तरह से उन्होंने दिखाया है, देखो कश्मीर है यहाँ पे, ऐसा है जब कश्मीर हमारा जम्मू कश्मीर, तो आप भी कहो ना, आओ यहाँ भी आके देखो। इतनी तो जरूरत नहीं है कहने की, क्या दिखाओगे, वहाँ है क्या, जुल्म के सिवाय का क्या कर रहे हो वहाँ? एग्जैक्टली आज की जो हालत है पाकिस्तान नहीं दिखा सकता। पर आपको मालूम है हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव पाकिस्तान का क्या है? अभी हमारी एक एंकर है श्रीनगर की, शायद उनका नाम आरिफा है, मेरा ठीक से याद नहीं आ रहा। उस दिन वो भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ डिबेट हो रही थी, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक सिमिली दिया, उदाहरण दिया। बोलो ये ऐसा है कि एक बड़ी ब्यूटीफुल लड़की है एंड एक आदमी उससे प्यार कर रहा है, तो वो लड़की उस आदमी को भाव नहीं दे रही और वो किसी दूसरे से शादी कर लेती है। अब ये जो लड़का है ये बार बार दुनिया को बोल रहा है कि ये लड़की इसके साथ खुश नहीं है। वो लड़की चीख के कह रही है मैं बहुत खुश हूँ इसके साथ, मुझे उसी के साथ रहना है, तुम्हारे पास नहीं जाना है। मगर ये फिर बार बार जाके दुनिया को बोल रहा है कि ये खुश नहीं है। यानी कि पाकिस्तान वो एक लड़का है, कश्मीर एक लड़की है। ये उन्होंने उदाहरण दिया कि उसको इंडिया के साथ रहना है। लोग चीख के बोल रहे हैं भाई हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें सिर उठा के चलना है, हमें अपने हकूक़ों के साथ चलना है। और आपने क्या किया हुआ POJK में? POJK को भी मारो गोली। आप एक नॉर्मल पाकिस्तानी सिटीजन की प्लाइट बताइए। आप अगर 75 ईयर्स बैक हमसे अलग हुए तो आज आपने क्या कमाया है? आप एक चाइना की वेसल स्टेट बन के रह गए हैं। तो ये सब चीज़ें समझ में कुछ पाकिस्तान के जो दानिशमंद हैं, अक़लियत है, इंटेलिजेंशिया है, वो बोलना शुरू हो गए हैं कि देखो इंडिया मंगल पे पहुंच गया और हम पाकिस्तानी कहाँ पे हैं और हम किस स्टेज में हैं कि हम अपनी रमज़ान तक को नहीं ठीक से तरीके से मना सकते, हमारी सहरी और इफ्तार हमारी जो है वो ठीक से नहीं हो सकती, ईद नहीं मना सकते, तो क्या फ़ायदा ऐसी ही ज़िंदगी का? दो चीज़ें, एक तरफ तो G20 कश्मीर में, दूसरी तरफ G7 जो है। दोनों तरफ जिस तरह से भारत का बुलंद हुआ है वो वहाँ पे झंडा, और जिस तरह से इंडियन प्राइम मिनिस्टर का स्वागत किया गया है, जिस तरह से उसको हाथों हाथ उठाया गया हर कंट्री ने, हर बड़ी कंट्री ने, और हर बड़ी कंट्री ये चाहती है कि हमें इंडिया का सहयोग मिले। उसको देखकर तो पाकिस्तान वैसे ही मरने पे जा गया। देखिए G7 की खास बात ये थी कि हालांकि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है जी, पर हमें एज ए गेस्ट बुलाया गया था, डायलॉग पार्टनर, और सारे के सारे कंट्रीज़ ने मोदी जी से साइड लाइन्स पे बातें करी और वो सब निकल के बाहर आई। और जो मोदी साहब के जो विचार थे, आई वुड से इंडिया के जो विचार थे कि हम बोलते हैं ए वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबकम, उसको अप्रिशिएट किया गया। और हालांकि हम रशिया के साथ खड़े हैं यूक्रेन के सामने, यूक्रेन से खुल के नहीं बोल रहे,
फिर भी हमें हमारी कोई इतनी डाउन डिनाउंस किसी ने नहीं किया, हमारा जो स्टैंड था उसकी फिर भी अप्रिसिएशन की गई। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप था मोदी जी का, अभी चूंकि आपने G7 का नाम लिया, वो था फेडरेशन ऑफ इंडो पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन का, फिक्की का। वो जो 20 आइलैंड्स पैसिफिक के आइलैंड्स हैं जो कल तक चाइना के झोली में जाते नज़र आ रहे थे, पापा न्यू गिनी में जब उनका सम्मेलन हुआ, मोदी जी को उनको एज ए गेस्ट बुलाया गया। सबसे पहले वहाँ पे जो उनके सोलोमन आइलैंड्स वाले हैं, पापा न्यू गिनी वाले हैं, फिजी वाले हैं, उनको अवार्ड्स दिए गए और इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से मोदी जी के पहुँच छुए गए। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे मोदी जी ने उनको बोला कि देखिए हम आपकी हमेशा मदद करते आए हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोविड का, जब आपको कोविड की प्रॉब्लम थी, दुनिया में कोई आपकी मदद के लिए नहीं आ रहा था, क्योंकि आप मोस्टली आप लोग भारतीय मूल के हो, हम आपके साथ हैं। तो वो एक और भी बड़ी सक्सेस थी। और उसके बाद जब मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में देखिए क्या होता है, जो मैडिसन स्क्वायर में डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका में हुआ था, उससे बड़ा ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और यहाँ तक कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं अपने एंथनी एल्बनीज, उन्होंने ओपनली दुनिया के सामने एक ओपन फोरम में बोला मोदी इज द बॉस। नो, मोदी इज द बॉस डजंट मीन कि हम नरेंद्र मोदी के कोई कसीदे पढ़ रहे हैं। ये इंडिया की स्ट्रेंथ है जो ऑस्ट्रेलिया को मजबूर कर रही है कि भाई करो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बेसिकली देखा जाए तो चाइना के साथ उसका ट्रेड रिलेशन बहुत ज़बरदस्त था। तो चाइना ने जब उनके ग्रेन्स को, उनकी बियर को, उनकी शैम्पेन को, उनके पोक को बाइकआउट किया, तो ऑस्ट्रेलिया को भी चाहिए मार्केट, और वो मार्केट इंडिया में है। तो इंडिया की जो स्ट्रेंथ बनती है, हमारे जो भारतीय नागरिकों की स्ट्रेंथ है जिसको मोदी जी रिप्रेजेंट करते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त है। और उसके बाद क्वाड में, जो क्वाड की मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी थी क्योंकि वहाँ पे अमेरिका को कोई डेट ट्रैप का कोई प्रॉब्लम आ गया था, तो उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया जो है अगर इंडिया के साथ मिलता है क्वाड में, तो तभी इंडो पैसिफिक की जो सिक्योरिटी है वो किसी सही मायने में आ सकती है। तो इस तरह से जो भारत का जो प्रभुत्व है ये पाकिस्तान के सामने है, पाकिस्तानी इसको देख रहे हैं। तो इसलिए आप बोल रहे हैं कोमा में, मेरे ख्याल में अब उनको कब्र में जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस पोजीशन के बाद पाकिस्तान तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंगा हो गया, सबको पता चल गया, कश्मीर के बारे में पता चल गया, भारत के बारे में पता चल गया, हर जगह पता चल गया कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर, जब इंडिया के अंदर क्या पोजीशन है। पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा 75 साल से जो चला रहा था वो ख़त्म हो गया, 2-3 दिन में ही ख़त्म हो गया। जिस तरह से कश्मीर के अंदर का ऑपरेशन रही, जिस तरह से कश्मीर के अंदर से सक्सेसफुल रहा, अब क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अभी भी कश्मीर की जिद को लेकर चलता रहेगा? देखिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, खैर वो किसी और दिन हम उसका डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ से मुझे लगता है कि अभी उनका जो फोकस कश्मीर वाला है, इवन फॉर द गवर्नमेंट और इवन फॉर द आर्मी फॉर दैट मैटर, अब कम होना शुरू होगा। क्योंकि वहाँ पे पहले वहाँ पे कोई भी आवाज़ निकल रही नहीं थी जो प्रो इंडिया कश्मीर की हो सकती थी। पर अब अभी मैंने देखा है जो उनके जो इंटेलिजेंशिया है या इवन जो फॉरेन कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, वो बोलना शुरू हो गए हैं। और मैं इस बात पे जो अभी इम्ब्रोग्लियो चल रहा है, ये सब इमरान खान साहब का चलाया हुआ है। तो मैं इमरान खान साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि शायद वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बोला कि देखो, हम लोग जो आर्मी के अंडर आके जो मर रहे हैं या जो हमारा हाल हो रहा है, एंड कंपेयर योर सेल्फ विद इंडिया। उन्होंने पहले एक्नॉलेज किया ओपनली, इसलिए उनका इतना बुरा हाल है। अब पता नहीं वो टिकते हैं कि नहीं टिकते हैं, पर लगता है कि वो टिक जाएंगे शायद। वो हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में। बट द पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर आज ऐसी सिचुएशन है कि एक वॉइसेस खड़ी होनी शुरू हो गई हैं, ये बताने के लिए कि जो कश्मीर इशू को जिसको आपने गले से लगा के रखा है पिछले 75 साल से, इट इज़ अ नो इशू। ये इशू शुरू की गई थी ब्रिटिश द्वारा उनके अपने मतलब के लिए। उनका मतलब तो पिछले पहले 4 साल में ही आउट हो गया। उसके बाद पाकिस्तान सिर्फ यही गाना गाता रहा कि शायद किसी दिन ये हमें मिल जाएगा, हम भारत को नीचा कर सकेंगे। हो सकता है उस वक्त हमारी लीडरशिप वीक तो नहीं मैं कहूँगा, या नेहरू साहब का जो फोकस था वो किसी और तरफ था। पाकिस्तान ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और आज ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब फोकस है, हमारा इंडियन फोकस इज़ वेरी क्लियर। वो है भारत अपना देश है, हमने अपने देश के लिए हित में काम करना है। और येट हम बोलते हैं वासुदेवम कुटुंबकम, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, बट एट द सेम टाइम हम अपोलोजेटिक भी नहीं है। कोई हमें थप्पड़ मार के जाता है तो हम उसको सॉरी नहीं बोलते हैं। अगर हमें एक थप्पड़ मारेगा हम दूसरा मारेंगे। तब वो थियरी थी, महात्मा गांधी ने सिखाया था कि अगर एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो, तो वो हम कर देते थे।
तो अगर आपको याद हो फिल्म में भी बताया गया था कि अब किसी ने दूसरा भी मार दिया है, तो बोला दूसरा मारने के बाद तो महात्मा गांधी ने नहीं बताया कि अब क्या करना है। तो उस अब हम फ्री हैं, अभी इसने दूसरा थप्पड़ मार दिया है, अब हम इसको अच्छी तरह से लातों घूसों से अच्छी तरह से ठोकेंगे। और वही पाकिस्तान की सिचुएशन है, एंड आई एम श्योर वो समझ चुके हैं इस बात को। अब वन नेशन की बात कर रहे हैं ना, तो आपके समझते अब तो वन नेशन में हमारा जो हिस्सा गया हुआ है वो हमारे नेशन में वापस आने का वक्त आ गया। देखिए वक्त आया है या नहीं आया है, बिकॉज ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, मिलिट्री मीन्स से नहीं आ सकता, इट हैज़ टू बी अ पॉलिटिकल मीन्स, बट देन पॉइंट इज प्रोसेस हैज स्टार्टेड, प्रोसेस ज़रूर शुरू हो गया है। कल तक पीओजेके वाले भी नहीं बोलते थे हमारे इंडिया के फेवर में, आज वो खुल के बोलना शुरू हुए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पीओजेके के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनमें मैं हूं, मैं उनके विचार पढ़ता रहता हूं, उनको सुनता रहता हूं, और वो अपने आप को डोगरा मानते हैं। वो कहते हैं कि जो महाराजा गुलाब सिंह की रियासत है हमें वो चाहिए। वो ओवर्टली प्रो इंडिया भी नहीं बोल रहे, वो ये नहीं कह रहे कि हमें इंडिया से मिलाओ, वो ये कह रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल तोड़ो, हमें बाकी कश्मीर से मिलाओ। और उनका जो फोकस है वो महाराजा गुलाब सिंह की रियासत पे है, और वो अपने आप को बोलते हैं, यानी कि जो मोस्टली आफ्टर ऑल हमारे जम्मू डोगरा प्रदेश से ही वो माइग्रेट करके गए हैं, वो नाम ही रखते हैं डोगरा मुशाहिद हुसैन, डोगरा इम्तियाज़ अली। तो उससे लगता है कि वो मिलने की चाह है, और वो मिलने की चाह क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान ने उनके साथ धोखा किया है। आज भी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में पीओजेके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये दुनिया को समझना चाहिए। पाकिस्तान जो बोलता है कि ये हमारा कंट्री है, तो फिर पीओजेके जो उन्होंने ऑलरेडी एनेक्स करके रखा हुआ है पिछले 75 साल से, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्यों नहीं आता? उसके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं, बट उनकी पावर्स क्या हैं? पावर्स तो सारी की सारी जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के नीचे जो सेक्रेटेरिएट काम करती है उनके पास है। इनके पास तो ये सिर्फ एक टैक्स कलेक्शन एजेंसीज हैं कि आपने एक रेवेन्यू कलेक्ट करना है और पाकिस्तान गवर्नमेंट को देना है, कनेक्ट करके अपना खुद नहीं खर्चा कर सकते। उसकी उनकी कोई इंडिपेंडेंस कुछ नहीं है। पाकिस्तान से कुछ मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। अब पाकिस्तान ने सारा का सारा, मान लो आपका जो पीओजेके है, स्पेशली गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका जो है, वो सारा का सारा चाइना को हैंड ओवर कर दिया है। वहाँ चाइना की रेट चलती है, चाइनीज़ आर्मी उसको मैन करती है। इवन पाकिस्तानी आर्मी जो चाइना के जो एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, चाहे उनके हाईवेज़ हैं, इंटरनेट वेज़ हैं, रेलवेज़ हैं, डैम्स हैं, कुछ एयरपोर्ट्स बनाए हैं, कुछ रोड्स बनाई हैं उन्होंने पाकिस्तान के मिलिट्री इसके लिए। फिर बिजली का जो सारा पूरा सामान है, आइलैंड टेरिटरीज़ हैं जो, चाहे वो बलूचिस्तान में है, इवन सिंध में जो हैं, उन्होंने एक कमीशन बनाई है, पता नहीं पाकिस्तान आइलैंड कमीशन समथिंग, जो सारा कुछ चाइना को हैंड ओवर करती है। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का अपना बचा क्या है? अब बगीर साहब लग रहा है कि ये G20 के बाद जो सोच है वो तो बदल चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को भी मजबूर होना पड़ेगा अपनी पॉलिसी चेंज करने सोच के। अभी एग्जाम्पल देख लिया ना, अभी तो प्रैक्टिकल देख लिया। अभी तक तो बातें होती थी, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूएन में इधर गए उधर गए, वहाँ लेक्चर्स दिए जाते थे कि ऐसा है वैसा है। अभी तो 82 डेलीगेट्स ने फिजिकली देख लिया बाहर से आके कि भाई कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। और वो जो लोकल कश्मीरीज हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो वैसे कोई मीटिंग नहीं हो रही, बट वो जब बाग में घूम रहे हैं, मुगल गार्डन्स में, तो उनको दिख रहे हैं सिविलियंस। जब वो बाज़ार में घूम रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, पोलो व्यू में जा रहे हैं, सिविलियंस शिकारे में घूम रहे हैं, तो शिकारे किसके हैं? वो तो जो वहाँ के शिकारे वाले वो लोकल हैं, तो उनसे ऑब्वियसली बात करते होंगे। कोई उनसे चुप करके नहीं, कोई मुंह पे पट्टी बांध के नहीं चलेंगे। तो जब बात करेंगे तो उनका असलियत पता चलेगी। तो जब वो बोल रहे हैं कि व्हेन एवरीबडी इज़ फ्री टू मूव एनीवेयर विद इन द वैली, तो प्रॉब्लम क्या है? वो कौन सी जो कहते हैं भारत की इतनी सारी फौज बैठी हुई है, पकड़ के बैठी हुई है। हाँ, लाइन ऑफ कंट्रोल को मैन किया है, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी करना ज़रूरी है। कुछ थोड़ी बहुत इंसर्जेंसी वाले इलाके हैं जहाँ दहशतगर्द हैं, उनको पकड़ा हुआ है। वो तो बाज नहीं आ रहा, पाकिस्तान को हमेशा पकड़ा हुआ है। बाकी जहाँ तक एज ए सिविलियन है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर वो एक लॉ अबाइडिंग सिविलियन है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, गवर्नमेंट अपना भारत का या इवन जम्मू कश्मीर का रहने वाला, तो देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा जो है सियासत के अंदर चेंज आएगी और पाकिस्तान को सीखना पड़ेगा। अगर नहीं सीखा तो जैसा बरीडी साहब ने कहा, तो फिर उसके टुकड़े ही होंगे और कुछ नहीं हो सकता। बरीडी साहब आपके स्टूडियो में आए, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।